नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। इस खास बुलेटिन में बात करेंगे देश भर से जुड़ी अहम खबरों की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे दिल्ली से जुड़ी खबर के साथ। बात करेंगे दिल्ली शराब घोटाले की, जिसमें ईडी की ओर से जारी नवे समन में भी सीएम केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। केजरीवाल ने इस समन पर सवाल उठाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर आज सुबह से हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस बीच मामले की सुनवाई कर रहे जजों ने ईडी से केजरीवाल के खिलाफ सबूत दिखाने को कहा है। कोर्ट के जजों ने ईडी से चेंबर में फाइलें मंगवाई है। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल से ईडी से गिरफ्तार न करने की शर्त पर इस शर्त पर आने पर पूछताछ में शामिल होने को उन्होंने कहा है। वहीं केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि वो ईडी को पूछताछ के दौरान गिरफ्तार न करने का आदेश दे। वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एएसजी राजू से पूछा कि आप बार बार केजरीवाल को समन जारी कर रहे हैं, आपको उन्हें गिरफ्तार करने से कौन रोक रहा है। एएसजी राजू ने जवाब दिया कि हमने कभी नहीं कहा कि हम उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बुला रहे हैं। ये अधिकार तो हमारे पास है ही। हम चाहते हैं कि वो जांच में शामिल हो। उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं, ये हम बाद में देखेंगे। बता दें कि कई समन के बाद भी अरविंद केजरीवाल एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। आज अरविंद केजरीवाल को 9वें समन पर बुलाया गया है। ईडी इससे पहले 2 नवंबर 2023, 21 नवंबर 2023, 3 जनवरी 2024, 18 जनवरी 2024, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी, 4 मार्च और 17 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को समन भेज चुकी है। तो केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास सबूत है या नहीं, केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी या नहीं, इसको लेकर बड़ा संशय बना हुआ है। और कहीं ना कहीं केजरीवाल के मन में लगातार ये डर बना हुआ है। अलग अलग मौके पर आम आदमी पार्टी ये कहती रही है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करना चाहती है ईडी, और इसी को लेकर ये डर आज की सुनवाई में भी नजर आया, जहां पर ये मांग की गई है कि ईडी से को आदेश दिया जाए कि वो पूछताछ के दौरान सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेगी। के खिलाफ ईडी के पास सबूत हैं या नहीं, बड़ा सवाल। वहीं आज एएसजी राजू से कोर्ट ने पूछा कि आप बार बार समन जारी कर रहे हैं सीएम केजरीवाल को, आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते, जिस पर एएसजी ने कहा कि गिरफ्तारी का अधिकार तो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि है ही, लेकिन हमारा मकसद गिरफ्तारी नहीं है। गिरफ्तारी होगी या नहीं ये बाद में पता चलेगा। फिलहाल हम ये चाहते हैं कि सीएम जांच में शामिल हो। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने पर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी कोषाध्यक्ष अजय माकन समेत अन्य दिग्गजों ने सिलसिलेवार आयकर विभाग की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने से मुश्किलें और चुनौतियां भी गिनाई। सोनिया गांधी ने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी को पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि पैसे नहीं होने से नेताओं को दूसरे शहर तक नहीं भेज पा रहे हैं और रेल टिकट तक नहीं खरीद पा रहे हैं। अजय माकन का कहना है कि पार्टी चुनावी पैम्पलेट तक नहीं छपवा पा रही है, विज्ञापन बुक नहीं करवा पा रही है, चुनावी तैयारियां नहीं कर पा रही है। कांग्रेस नहीं, लोकतंत्र को फ्रीज कर दिया गया है, हमें असहाय बनाकर चुनाव में उतारना चाहते हैं। बीजेपी की ओर से रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी सहित सभी नेताओं ने झूठ बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का खाता फ्रीज होना मतलब देश का खाता फ्रीज नहीं होता है। राहुल गांधी की ये अल्प ज्ञान है उनका।
इधर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। नड्डा ने लिखा कि कांग्रेस को जनता पूरी तरह से खारिज कर देगी और ऐतिहासिक हार के डर से उनके शीर्ष नेतृत्व ने भारतीय लोकतंत्र और संस्थानों के खिलाफ बयानबाजी की। वो आसानी से वित्तीय परेशानियों पर अपनी प्रासंगिकता का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनका दिवालियापन नैतिक और बौद्धिक है, वित्तीय नहीं। कांग्रेस के आरोप पर नड्डा ने लंबा पोस्ट किया। और इधर मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के फैसले के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई का दल शुक्रवार को भोजशाला का सर्वे करेगा। ऐतिहासिक भोजशाला में होने वाले सर्वे को लेकर फिलहाल कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को होने की वजह से भोजशाला में मुस्लिम समाज दोपहर 1 से 3 बजे के बीच में नमाज अदा करेगा। ऐसे में सर्वे का समय क्या रहेगा? हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अपर महानिदेशक आलोक त्रिपाठी द्वारा जारी 21 मार्च 2024 के पत्र में इंदौर संभाग आयुक्त औकर कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक से कहा गया कि ये सर्वे सुबह जल्दी शुरू हो जाएगा, यानी कल सुबह ये सर्वे किया जाएगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने पिछले हफ्ते ही आदेश दिया था कि भोजशाला का एएसआई सर्वे करें। 11 मार्च को इंदौर हाईकोर्ट ने कहा था कि ज्ञानवापी के बाद अब मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला का एएसआई सर्वे होगा। इस मामले में सामाजिक संगठन हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने इसके लिए एएसआई को 5 सदस्यीय कमेटी गठन करने के आदेश दिए थे। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुए डबल मर्डर केस की। बदायूं हत्याकांड से पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। बच्चों की पोस्टमार्टम पर खुलासा करते हुए बताया कि बच्चों की गर्दन से पैर तक 23 वार किए गए थे। आयुष की बॉडी पर 14 वार किए गए थे, वहीं आहान की बॉडी पर 9 बार हमला किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मल्टीपल इंजरी की बात सामने आई है। आरोपी साजिद ने पहले बच्चों की गर्दन काटी, फिर सीने, पीठ और हाथ पैरों पर कई हमले किए। वहीं पुलिस ने बरेली से दूसरे आरोपी जावेद को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जावेद पर 25,000 का इनाम घोषित था। जावेद के भाई साजिद का इस मामले में एनकाउंटर किया जा चुका है। आरोपी जावेद के मुताबिक वो सरेंडर करने के लिए दिल्ली से बरेली आया था। रिपोर्ट हम लोग को प्राप्त हुई है, उसके हिसाब से जो बड़ा बच्चा है आयुष, उसके ऊपर 14 घाव हैं, इंसाइज्ड वुंड्स हैं, धारदार हथियार से किए गए हैं। और जो हमने हथियार बरामद किया है मर्डर वेपन, वो उससे मैच करता है, मेल खाता है। और जो दूसरा बच्चा है आहान, उसके ऊपर 2 चोटें हैं, वो भी इंसाइज्ड वुंड हैं। एक गर्दन पे चोट है, एक चेहरे पे चोट है। बड़े बच्चे के भी हाथों में भी चोट है। तो इस प्रकार और सारे वुंड्स इंसाइज्ड वुंड हैं। और जो कॉज ऑफ डेथ है वो शॉक एंड हैमरेज। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग लगातार एक्शन में है। पहले यूपी समेत कई राज्यों के गृह सचिव के तबादले के बाद अब चुनाव आयोग ने कई राज्यों में नेताओं के रिश्तेदार अफसरों को भी तबादले का आदेश सुना दिया है। इसमें गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों के एसएसपी और डीएम शामिल हैं। गुजरात में जहां 2 जिलों की एसपी, वहीं पंजाब में 4 जिलों के एसएसपी, ओडिशा में 1 डीएम, 2 एसपी, जबकि पश्चिम बंगाल के 4 जिलों में डीएम के तबादले कर दिए गए हैं। इसके अलावा पंजाब के भटिंडा में एसएसपी और असम के सोनितपुर एसपी को हटा दिया गया है। और इधर ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम मामले में पुलिस उप निरीक्षक मीरा सिंह से जुड़े रांची में 2 जगहों पर छापेमारी की। आपको बता दें कि मीरा सिंह वर्तमान में रांची के तुपुदाना में थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं और झारखंड के शीर्ष राजनेताओं के काफी करीबी मानी जाती हैं। इससे पहले 2022 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सिंह को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था और मामला फिलहाल अदालत में लंबित है। और कांग्रेस में शामिल हुए नेता पप्पू यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला किया और कहा कि बीजेपी कमजोर और
मजबूर है। राहुल गांधी को सबसे ज्यादा गालियां दी गई हैं। लोगों का दिल जीतने की हिम्मत राहुल गांधी में है, जो कोई भी बीजेपी नेता कभी नहीं कर सकता। पीएम मोदी को लोगों को नोटबंदी, कोविड-19, रोजगार और एमएसपी के बारे में बताना चाहिए। भैया हमको समझ में नहीं आता, ये एक तो ये कमजोर हैं, मजबूर हैं और दया के पात्र भी हैं। इनको हमेशा कभी पुलवामा की कृपा चाहिए, कभी राम की कृपा चाहिए, कभी सीए की कृपा चाहिए, कभी प्रजापति की कृपा चाहिए, कभी नीतीश की कृपा, कभी चिराग की कृपा, कभी कुशवाहा की कृपा, कभी चौहान की कृपा, कभी मुनीम खलदरा की कृपा, कभी जो इनको गाली देता है उनकी इनको कृपा चाहिए। इतना कमजोर आदमी हमेशा ये अपने पुरुषार्थ पे चुनाव नहीं लड़ता है, ये हमेशा देश के सेंटीमेंट के साथ खेलता है। भैया हमको समझ में नहीं आता। चलिए आगे बढ़ेंगे। सुकमा दौरे के लिए सीएम विष्णुदेव साय आज रवाना हुए। इससे पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कांग्रेस के प्रत्याशियों की अब तक घोषणा नहीं होने पर कहा कि कांग्रेस का बहुत बुरा हाल है, कोई लड़ने को तैयार नहीं है। कल से नॉमिनेशन का प्रथम चरण शुरू हुआ है। बस्तर में प्रथम चरण में चुनाव होना है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस का तो बड़ा बुरा हाल है, कोई लड़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं और कल से नॉमिनेशन प्रथम चरण का शुरू हो गया है और बस्तर प्रथम चरण में है, लेकिन उनके प्रत्याशी कांग्रेस ने अभी तक घोषित नहीं कर पाए हैं। पूरा बिखराव है कांग्रेस में, कांग्रेस छोड़ के सब भाग रहे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के छत्तीसगढ़ दौरे पर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को कुछ करना है तो वो नींद से जागे और काम करे। बीजेपी 24 घंटे में 12 महीने काम करने वाली पार्टी है। हमें किसी विशेष आगाज की आवश्यकता नहीं है। उनको करना है तो अभी कुछ दिन पहले, थोड़े दिन पहले ही ऐसी स्थिति थी कि सचिन पायलट जी का इतिहास बदलने वाला था। अभी देखते हैं क्या होता है आगे। मैंने कहा, भाजपा के दृष्टि में बहुत स्पष्ट कहा था कि भाजपा 24 घंटे 8 काल 12 महीने काम करने वाली पार्टी है। हमको किसी विशेष आगाज की आवश्यकता नहीं होती, हम 24 घंटे ऐसे ही काम करते हैं। तो उनको करना है तो नींद से जागे, कुछ आगे बढ़े। और राजनांदगांव में भूपेश बघेल का कांग्रेस अब विरोध कर रही है। इस पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल का सबसे ज्यादा विरोध राजनांदगांव में हो रहा है। बघेल ने डॉक्टर रमन सिंह का क्षेत्र होने के कारण वहां विकास को रोका, कई प्रोजेक्ट को दूसरी जगह शिफ्ट किया और इसी कारण वहां की जनता और कांग्रेस नेता उनसे नाराज हैं। नहीं, मैं भी तो यही जानना चाहता हूं कि दुर्ग छोड़कर क्यों चले गए। जिस जनता ने उनको सम्मान दिया, इतनी बड़ी विरोधात्मक गतिविधि उनके विरोध में पूरे प्रदेश में थी, फिर भी जनता ने उनको सम्मान दिया। उस जनता को छोड़कर वो चले जा रहे हैं। और राजनांदगांव में तो उनका विशेष विरोध है। राजनांदगांव के ऐसे कई संस्थान हैं जिनको उन्होंने बंद कराने की कोशिश की, ऐसे कई संस्थान हैं जिनको उन्होंने राजनांदगांव से शिफ्ट करा दिया है। मेरी बात समझेंगे, राजनांदगांव से शिफ्ट करा दिया है उन्होंने। हॉकी का स्टेडियम वो तो सोचते थे कि खत्म हो जाए वहां से, जबकि हॉकी के लिए राजनांदगांव जाना जाता है। ऐसे संस्थाएं हैं, मैंने कल उसकी पूरी सूची बनाने के लिए कहा है। मैं फिर से आपके सामने आकर उस विषय को बताऊंगा। उन्होंने इसको बंद कर, लोग अब उनका विरोध करना चालू कर रहे हैं वहां पे कि भैया आपने जब मुख्यमंत्री थे आप, तब आपने हमारे उन्नति के लिए कार्य नहीं किया। वरन राजनांदगांव चूंकि डॉक्टर रमन सिंह जी का क्षेत्र है, इसलिए उन्होंने वहां पर ऐसे भाव रखे मन में, जिसको एक बहुत बड़े मुख्यमंत्री जी को रखना नहीं चाहिए कभी ऐसा भाव। उन्हें ऐसा मन। चलिए आगे बढ़ेंगे। दंतेवाड़ा में सर्चिंग के दौरान पुरंगेल के पहाड़ी जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। लंबी मुठभेड़ के बाद नक्सली जंगल में भाग खड़े हुए। वहीं एरिया सर्चिंग के दौरान 2 नक्सलियों के शव मिले, जिसमें से एक शव 5 लाख की इनामी महिला नक्सली माडवी लखे का था और दूसरा शव 1 लाख के इनामी नक्सली लच्छू का था। वहीं बंदूक, नक्सली वर्दी और अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। आदरणीय आईजी बस्तर रेंज पी सुंदरराज सर, डीआईजी दंतेवाड़ा रेंज
कमलोचन कश्यप सर, डीआईजी सीआरपीएफ विकास कटेरिया सर एवं दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय सर के मार्गदर्शन में दंतेवाड़ा जिला में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर दंतेवाड़ा जिला में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु दंतेवाड़ा जिला के सरहदी क्षेत्रों में भी गश्त नक्सल सर्च अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत थाना किरंदुल के पुरंगेल गमपुर क्षेत्र में दरभा डिवीजन व पश्चिम बस्तर डिवीजन के नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना पर जिला दंतेवाड़ा की डीआरजी बस्तर फाइटर की टीम व सीआरपीएफ की 111वीं वाहिनी, 230 वाहिनी, 231 वाहिनी की और नक्सलियों के लिखे पत्र पर गृह मंत्री विजय शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने पत्र में लिखी गई बातें बताई और कहा कि पत्र का जवाब ऐसे ही नहीं दिया जा सकता। नीतिगत जो चीज है उस पर टीम के साथ चर्चा करेंगे और इस मामले में मुख्यमंत्री का भी मार्गदर्शन लेंगे। कि ये पत्र प्राप्त हुआ है और ऐसे ही इस पत्र का जवाब देना ये उचित नहीं होगा। मैं इसमें एक बार पूरी टीम के साथ बैठकर चर्चा करके और उचित इसके लिए क्या पहल हो सकती है, मैं फिर से एक बार आपसे मुखातिब होऊंगा और मैं फिर से एक बार इस पूरे विषय पर चर्चा करूंगा। बहरहाल प्रारंभिक तौर पर मुझे जो समझ में आया वो ये इन्होंने कहा है कि वातावरण नहीं बन पा रहा है। वातावरण क्या नक्सलियों की ओर से भी नहीं बन पा रहा है, देखिए वो घटनाओं को अंजाम दे ही रहे। यही इन्हीं बातों के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जो प्रारंभिक एक दो चीजें हैं जो अपरेंट हैं, बिल्कुल सामने है, प्रत्यक्ष है, वो मैंने आपसे कही, परंतु जो नीतिगत कुछ बातें हैं, निर्णय हैं, उस पर जो चर्चा करनी है, मैं पूरी टीम के साथ बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी एक बार। गृह मंत्री के बयान पर नक्सलियों ने पलटवार बयान अपना जारी किया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा लगातार बयान जारी कर वार्ता के लिए तैयार होने की बात कर रहे हैं, तो वहीं नक्सली ने पत्र लिखकर कहा है कि वार्ता पर हमारे बयान का सीधा जवाब नहीं दिया जा रहा है। वार्ता के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित होने की स्थिति में हम वार्ता के लिए आगे आएंगे। 6 माह तक सशस्त्र बलों के कैंपों तक सीमित कर नए कैंप स्थापित न किए जाए, झूठी मुठभेड़ बंद हो। और लोकसभा चुनाव को लेकर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन और की ओर से कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। यहां मतदाता 24 घंटे अपनी शिकायत और सुझाव दे सकते हैं। मतदाताओं की समस्याओं के निदान के लिए प्रशासन की ओर से कंट्रोल रूम शुरू किया गया है। देखिए हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। गाजियाबाद में लोकसभा चुनाव को निर्बाध रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम स्थापित किया है। ये कंट्रोल रूम मतदाताओं की समस्याओं के समाधान के लिए बनाया गया है, जो पूरे 24 घंटे काम करेगा। इसके लिए 4 फ़ोन नंबर और एक मेल आईडी भी जारी की गई है, जिस पर समस्या समाधान के लिए संपर्क किया जा सकता है। इस कंट्रोल रूम का मकसद ये भी है कि अगर कहीं आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो शिकायतकर्ता इन नंबरों पर शिकायत कर सकते हैं या स्वयं पहुंचकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी मतदाता को अपना कार्ड बनवाने में परेशानी आ रही है या फिर उसे अपने बूथ की कोई जानकारी चाहिए, वो भी इस कंट्रोल रूम से आसानी से हासिल की जा सकती है। काशिफ के साथ बदियू जमा, टीवी 27 गाजियाबाद। यूपी सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधारने के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला बछरावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर पीड़ित आकाश मिश्रा अपनी मां का इलाज कराने पहुंचे थे, लेकिन वहां से डॉक्टर और फार्मासिस्ट दोनों ही गायब मिले। जबकि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए ये नियमावली है कि वो 24 घंटे खुले रहेंगे। मां की हालत ज्यादा खराब होने की वजह से पीड़ित ने तुरंत सीएचसी अधीक्षक को फोन किया और मामले की जानकारी दी। सीएचसी अधीक्षक ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इधर रायबरेली में घर के बाहर खेलते समय एक बच्ची
कुएं में गिर गई। कुएं में गिरने से बच्ची की मौत हो गई। बच्ची के कुएं में गिरने से परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से बच्ची को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। यह पूरा मामला भदोखर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बसाड़ गांव का बताया जा रहा है। और रंगभरी एकादशी पर काशी विश्वनाथ मंदिर में लाखों भक्तों ने बाबा विश्वनाथ और माता गौरा को गुलाल अर्पित किया। सुबह से शुरू हुआ दर्शन पूजन का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। रंगभरी एकादशी पर 5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा को अबीर और गुलाल लगाया। दरअसल बसंत पंचमी के दिन से ही तिलकोत्सव के रूप में बाबा भोलेनाथ के वैवाहिक उत्सव से जुड़े कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं और रंग भरी एकादशी पर भगवान शिव माता गौरा का गौना कराकर अपने धाम पहुंचते हैं। सैकड़ों साल पुरानी काशी की ये प्राचीन परंपरा के साक्षी बनने लाखों श्रद्धालु काशी की गलियों में उमड़ते हैं और कहा यह भी जाता है कि इस दौरान बाबा विश्वनाथ सपरिवार भक्तों के साथ अबीर गुलाल से होली खेलते हैं। मान्यता है कि रंगभरी एकादशी से ही काशी में होली का त्योहार शुरू हो जाता है। काशी से देखिए यह खास रिपोर्ट। इस समय मैं काशी विश्वनाथ धाम के कॉरिडोर में उपस्थित हूँ। आपको बता दें कि काशी में तो वैसे हर एक त्योहार का अपना एक अलग महत्व होता है, लेकिन काशी में होली का एक अपना ही अलग उत्साह और आनंद है। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ धाम परिसर में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार रंगों का माहौल है और यहाँ पे कितने संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। मान्यता ये है कि काशी विश्वनाथ धाम में आज ही के दिन से फागुन शुरू हो जाता है और होली की बात करें तो काशी से बेहतर होली और कहीं नहीं मनाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे महादेव की इतनी असीम अनुकंपा रही है जिसे आप यहाँ के लोगों में उपस्थित दे सकते हैं। कैसा लग रहा है काशी की होली? बहुत बढ़िया। हम लोग यहीं के रहने वाले हैं और आज रंगभरी एकादशी है, इसलिए हम लोग दर्शन करने आए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अद्भुत है काशी का होली, दुनिया में अद्भुत है। ये मशानों की भी होली होती है, बाबा की भी होली होती है, राखी भस्म की भी होली होती है। पूरा विश्व में फेमस है काशी का होली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी की एकादशी होली का क्या महत्व है? बहुत महत्व है। काशी वासी पूरे देश भर में काशी में होली इतना प्रसिद्ध तरीके से मनाया जाता है, उतना कहीं भी नहीं मनाया जाता। होली की जो एकादशी रही है, ये इसमें काशी की क्या मान्यता रही है? ये काशी की बहुत अच्छी मान्यता है। यहाँ पे बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को गौना लेने के लिए आते हैं। तो कितना आनंद आ रहा है आप लोगों को होली में? बहुत आनंद, बहुत आनंद है। बाबा के देखने में बहुत आनंद आ रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसा होली का उत्साह काशी में है और इसके साथ ही कई लोग यहाँ पे इतनी भारी संख्या में लोग मौजूद हैं जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दूर दराज से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, तो जानते हैं और भी कुछ लोगों से कि लोग क्या मानता रही है। कैसा लग रहा है सर होली में? काशी की होली कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया। काशी का होली तो मशहूर होली है और भोलेनाथ की नगरी में इनके दरबार में पूछना ही क्या है। यहाँ हर आदमी बम बम बोल रहा है, काशी बोल रहा है। तो पूरी काशी में होली का रंग बिखर चुका है। बिल्कुल जबरदस्त दिख रहा है। बाहर से लेके 8 दिन तक कंटिन्यू चलेगा। तस्वीरें कुछ इस प्रकार से मिल रही हैं जिसके बाद देखने की बयां करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है कि काशी में किस प्रकार का हर्षोल्लास है। और हमारे साथ आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ है जो बाबा विश्वनाथ धाम के दर्शन करने और साथ ही साथ होली का आनंद लेने भी आए हैं। तो काशी विश्वनाथ धाम का आप ये पूरा दृश्य देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? जय जय शिव शंकर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, काशी की होली का भव्य दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ पे महिलाएं, पुरुष, बच्चे और वृद्ध सब उपस्थित हैं। काशी की होली कैसी लग रही है? बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी, अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
कैसी चल रही हैं? काशी में जो रंगभरी एकादशी की अब तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। अब तो इस समय हम लोग उत्सव मना रहे हैं और जैसा आपने कैमरे की निगाह आप जिधर घुमाएंगे उत्सव का माहौल है। लोग बिल्कुल रंगों से सराबोर हैं, थिरक रहे हैं, नृत्य चल रहा है, गायन चल रहा है, उत्सव चल रहा है। बाबा का उत्सव है और ये पवित्र उत्सव हम लोग बहुत अच्छे से उल्लासपूर्वक मना रहे हैं। काशी वासियों के लिए और बाहर के बाबा के भक्तों के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है। जो लोग धाम में आते हैं उनको जल की व्यवस्था है, ठंडाई की व्यवस्था है। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से दर्शन की और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सीधे प्रसारण की योजना हमने बनाई है। तो जैसा कि आप हमारे साथ सुन रहे थे कार्यपालक अधिकारी विश्वनाथ धाम के, जिन्होंने काशी एकादशी के बारे में हमें बहुत कुछ बताया और यहाँ पे इतनी हर्षोल्लास है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। मैं चलिए आगे बढ़ेंगे। उमरिया में शासकीय विद्यालयों में चल रही परीक्षा के दौरान गोपनीयता भंग होने का मामला सामने आया है। 9वीं कक्षा के संस्कृत विषय का प्रश्न पत्र परीक्षा के 2 दिन पहले सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। ये पूरा मामला विकासखंड के सलैया विद्यालय का बताया जा रहा है। इस मामले में उमरिया कलेक्टर ने जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करने की बात कही। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहें TV 27 न्यूज के साथ।